सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, अभी प्रोग्राम की शुरुआत से पहले एक ब्रेकिंग आई थी और उस ब्रेकिंग में हम बात कर रहे थे कि जनाब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है इसको समाअत के लिए अब मुकर्रर कर दिया गया है। 8 रुकनी बेंच है जो कि इस केस की समाअत करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कि हुकूमत ने बनाया था और उसके बाद फिलहाल ये चीजें निकलकर सामने आई थी कि खुद नोटिस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 3 जो सीनियर तरीन जजेस होंगे उनके इख्तियारात होंगे, जो जजेस चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात हैं उनके हवाले से भी काफी ज्यादा बात की जा रही थी। हमारे जो नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं इमरान वसीम और नीलम अरशद, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। इमरान भाई, ये बताइएगा, अब ये 1 जून को समाअत होने जा रही है। 8 रुकनी बेंच जैसे कि आपने बताया कि इस केस की समाअत करेगा। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो हुकूमत लेकर आई थी, गालिबन ये चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात पर मबनी था, तो अब इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, क्या कहेंगे? सलमान, देखें, अब ये इस केस के साथ 2 चीजें जुड़ी हैं। एक तो 1 को समाअत होनी है, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात केस की समाअत हुई है, आज की समाअत का भी 1 जून की समाअत के साथ ताल्लुक है। अब इलेक्शन केस में आज अटॉर्नी जनरल ने आके एक कानून का रिव्यू हवाला एक्ट की दिया आप बात कर रहे हैं ना, एक नया कानून जो है वो, आवाज आ रही है? रिव्यू एक्ट की बात कर रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है मुझे। जी बिल्कुल, जजमेंट एंड रिव्यू ऑर्डर्स के हवाले से जो कानून बनाया गया है उस पर आज चीफ जस्टिस भी सरप्राइज हुए और जो कमरा अदालत में बैठे वकला थे वो भी सरप्राइज हुए और साफी भी सरप्राइज हुए। तो चीफ जस्टिस ने हुक्म यह दिया है 1 जून के लिए अटॉर्नी जनरल को कि आप, क्योंकि जो पहला आपने कानून बनाया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून 2023 के नाम से, अब क्या उस कानून की जरूरत मौजूद है? क्या वो आप हुकूमत ये समझती है कि वो जो कानून है, अब नया कानून आने के बाद उसकी अफादियत खत्म हो चुकी है? तो अटॉर्नी जनरल ने उस कानून के हवाले से भी अब 1 जून को अदालत को जो है वो आगाह करना है कि आया कि वो कानून के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उसको वफाकी हुकूमत कंटेस्ट करना चाहती है या नहीं कंटेस्ट करना चाहती। क्योंकि जब ये सवाल आज चीफ जस्टिस ने पूछा अटॉर्नी जनरल से, तो उनका यह कहना था कि मैं इस हवाले से फिलहाल अदालत में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, आइंदा समाअत पे हुकूमत की जो भी हिदायत होंगी उनसे मुतल्लिक जो है वो अदालत को आगाह कर दिया जाएगा। तो ये 1 जून को समाअत होने जा रही है। 8 रुकनी बेंच है, बड़ा बेंच है और इसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल है, इजाजुल एहसन है, मुनीब अख्तर साहब है और बाकी जो कहा जाता है एक सोशल मीडिया के ऊपर कि चीफ साहब का अपना धड़ा है, तो वो बाकी जज साहबान भी इसमें शामिल हैं। अब देखना ही होगा कि इस कानून को अब वफाकी हुकूमत कंटेस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है जनाब, और आज भी एक अहम समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में। जाहिर सी बात है ये इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त थी। नीलम भी हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। नीलम, ये बताइएगा, ये समाअत मुलतवी कर दी गई है, जुमेरात तक ये समाअत मुलतवी हुई है, तो आज की समाअत में क्या कुछ हुआ? बिल्कुल सलमान, आपको बताएं कि आज की समाअत जो थी वो काफ़ी मुख्तसर थी, क्योंकि ये गुमान था कि शायद आज कोई ना कोई फ़ैसला जो है इस तमाम तर मामले पर आएगा नज़रसानी से मुताल्लिक, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनके दलाइल बिल्कुल जिसे कहते हैं हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके थे। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने उनसे कुछ दायरा कार से मुताल्लिक नज़रसानी के सवालात उठाए थे। तहम आज ये इम्कान था कि शायद आज दलाइल मुकम्मल हो जाएँ और अदालत इस नज़रसानी दरख्वास्त पर कोई फ़ैसला सुनाएगी। लेकिन जैसे ही समाअत शुरू हुई सलमान, तो हम बल्कि ख़ुद भी वहाँ पर हैरान रह गए, कि आज हुकूमत की तरफ से बड़ा अहम नुक्ता उठाया गया और वो चीज़ जो कि मुझे लगा कि शायद काफ़ी रोज़ से हमारे कुछ पार्लियामेंटेरियन रिपोर्टर्स जो थे उनकी आंखों से ओझल रही, क्योंकि अगर वो चीज़ रिपोर्ट हो जाती तो डेफिनेटली इस चीज़ का कोर्ट रिपोर्टर्स का बड़ा बखूबी अंदाज़ा हो जाता कि वो बिल जो कि कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है सदर आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद, उसका आज हवाला दिया गया। अटॉर्नी जनरल की तरफ से बताया गया कि जो बिल है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो अब जुम्मे से ये जो कानून है वो लागू हो चुका है, तो चीज़ें अक्सर मुख्तलिफ हो गई हैं, जिस पर अदालत की तरफ से एक लम्हे पर जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से मुखातिब करके अटॉर्नी जनरल से कहा गया कि इसी वजह से शायद आप मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि अदालत ने काफ़ी आड़े हाथों लिया था इस तमाम तर मामले पर, और अब चूँकि अब बिल जो है वो एक कानून की शक्ल जो इख्तियार कर चुका है, तो उसके बाद हुकूमत को डेफिनेटली काफ़ी रिलीफ नज़र आ रहा है इस नज़रसानी दरख्वास्त से मुतालिक। और वो तमाम दायरा कार जिस पर पहले बहस हो रही थी हुकूमत की तरफ से और अदालत उस पर एतराज़ उठा रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज़ उठा रही थी कि वो नुक्ते जो कि पहले आप दौरान समाज जो उठा चुके हैं उसके अलावा नए नुकात नहीं उठा सकते, तो उससे मुतालिक बड़ी अहम जो पेशरफ्त है वो इस कानून के बाद सामने आई है। अब इस कानून के बाद आप जो नज़रसानी से मुतालिक मुख्तलिफ दायरा कार है, अगर उसकी वुसअत की बात की जाए तो वो काफ़ी वसी होता हुआ नज़र आ रहा है सलमान। तो उसके बाद हुकूमत जो है वो काफ़ी रिलीफ में नज़र आएगी इस तमाम तर मामले के बाद।
एक मुख्तसर समात थी। और इसमें एक अहम बात मैं ये भी बताना चाहूँगी आपको कि दौरान समात, ये तो इलेक्शन से मुतालिक जो समात थी वो तो काफ़ी मुख्तसर रही, लेकिन ऑडियो लीक से मुतालिक आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक वजाहत दी गई। ये कहा गया है उनकी तरफ से कि इस पर हमने कोई कलदम नहीं करार दिया ऑडियो कमीशन को जो कि काम कर रहा है, हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसके दायरे इख्तियार पर, इसकी कानूनी हैसियत पर बात की थी और ये चाहते थे कि इसमें जो है वो मुझे शामिल करके मेरी रज़ा के साथ कोई बेंच बनाया जाता। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी वाज़ेह किया कि मैं कतन ये नहीं चाहता कि मैं इस ऑडियो कमीशन का सरबराह बनता, मैंने खुद नहीं बनना था बल्कि किसी और जज को ही लगाना था। तो ये एक जो क्लैरिफिकेशन थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ये बड़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि एक तरफ केस चल रहा है इलेक्शन से मुतालिक जिसमें रिव्यू पर सवालात उठाए गए थे सलमान, और उस पर आज अदालत में काफ़ी हद तक रिलीफ, जो समझ लें कि 50% रिलीफ जो है सिर्फ ये बता देने से ही मिल चुका है हुकूमत को कि जो नज़रसानी से मुतालिक दायरा कार है वो वसी हो चुका है। और इससे मुतालिक अब जो मज़ीद दलाइल दिए जाएंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो डेफिनेटली काफ़ी रेलेवेंट हो सकेंगे, जो कि वो नुक्ते जो कि पहले उठाए जा रहे थे जिन पर एतराज़ उठाया गया था अब उन्हीं पर बात करने का मौका मिलेगा इलेक्शन कमीशन को, और साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी काफ़ी मुतमईन नज़र आए। लेकिन अहम बात ये थी कि ऑडियो कमीशन से मुतालिक जो कलदम करार दिए जाने से मुतालिक बातें थी उस पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वजाहत दी गई है। कहा गया है कि मैंने उसको कलदम करार नहीं दिया, अलबत्ता सिर्फ और सिर्फ जो कानूनी तरीक़ेकार था कमीशन की तश्कील का उस पर बात की है। अच्छा, ये जो आपने पॉइंट उठाया ना नीलम, मैं इसी को जरा इमरान वसीम साहब से जरा मैं चाहूंगा कि इस पर वो बात करें क्योंकि क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत क्यों पेश आई। अब ये इसकी समात गालिबन बुध को होने जा रही है, जो कमीशन बना था अब उस कमीशन के वाले से जो सारे मामला चले थे इस कमीशन को काम के लिए रोक दिया गया था, ऑल्दो इसकी 2 समातें हो चुकी थी जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में, तो ये क्लैरिफिकेशन क्यों दी गई? इमरान भाई क्या लगता है आपको? सलमान भाई 2-3 चीज़ें हैं, मैं उनको आपको इंटरप्रेट कर देता हूँ। एक तो ये कि ये नया कानून आने के बाद जो बेंच इलेक्शन का मुकदमा सुन रहा है वो बेंच ख़त्म हो गया है, अब इस पे नया लार्जर बेंच बनेगा, इसलिए आज की समात को मुलतवी किया गया है कि दूसरी साइड आज तहरीक इंसाफ के वकील कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, तो उनकी मौजूदगी में जो भी होना है वो आइंदा समात पे किया जाएगा। और तारीख के हवाले से भी इबहाम मौजूद है, बज़ाहिर लगता है कि जुमेरात तक इस केस को मुलतवी कर दिया गया है। यानी नया कानून में जो लिख दिया गया है कि अब जो रिव्यू पिटीशन सुनी जाएगी उसमें लार्जर बेंच बनेगा। तो 3 रुकनी बेंच ने 14 मई का फैसला दिया था, तो 3 रुकनी बेंच ये जो इतनी समातें कर चुका है, 5वीं आज समात थी, तो ये बेंच तो खत्म हो गया। अब लार्जर बेंच बनेगा, उसमें ये जज साहबान भी शामिल होंगे और नए जजेस भी शामिल होंगे। अच्छा। और इसमें एक और नुक्ता भी है कि इस नए कानून के बनने के बाद किस किस को फायदा पहुंचेगा इस कानून से। अच्छा। तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी इस केस में अपील दायर कर सकते हैं, नजरसानी दायर कर सकते हैं, जहांगीर तरीन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे माजी के जो ये तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत है ना, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो आप बात कर रहे हैं, अच्छा जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आ रहा था और इसको हुकूमत ने जाहिर सी बात है कौमी असेंबली में लेकर आई थी, मेरी कई कानूनदान से बात हुई थी। इमरान भाई इसको जरा मैं चाह रहा हूं आप इसको थोड़ी सी तस्हीह कीजिएगा, लेकिन अच्छा एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद मैं जरा आपसे पूछूंगा क्योंकि उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जनाब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है और बिल मौजूदा वक्त और फ्यूचर पर इंप्लीमेंट होता है, माजी पर नहीं होता। अगर आप आइन में तरमीम करते हैं तो फिर वो आइन की तरमीम का फायदा माजी में होने वाले फैसलों पर हो सकता है। तो जो आप बात कर रहे हैं उससे बिल्कुल मुतसाद हूं। मैं एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे तो इसी सवाल से इमरान भाई से जवाब लेंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं और इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं और नीलम अरशद भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल मैंने इमरान भाई से किया था। इमरान भाई बताइएगा, ये आप बेनिफिशरी की बात कर रहे थे, ये बेनिफिशरी नवाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं और जहांगीर तरीन साहब भी हो सकते हैं, जिन दोनों को नाअहल किया गया है। लेकिन ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है, अब ये बिल जब ये आ रहा था तब मेरी मुख्तलिफ कानूनदानों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था ये आज तो लागू अगर होता है तो आज के बाद जितने लोग होंगे उन पे इंप्लीमेंट हो सकेगा, माजी में नहीं हो सकता। ऐसा है नहीं है? देखें, सबसे पहले तो इसी बात का जवाब दे देते हैं क्योंकि इसका जो सेक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की बात नहीं हो रही, वो तो उसके 1 जून को समाप्त होनी है। हम बात कर रहे हैं जो आज अदालत के सामने एक नया कानून रखा गया है, जजमेंट रिव्यू इस तरह से करके ऑर्डर के नाम से बनाया गया है। इसका अगर सलमान सेक्शन 5 अगर पढ़ें तो उसकी हेडलाइन ये है, जजमेंट एंड ऑर्डर मेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। यानी इस कानून के बनने से पहले भी जितने फैसले दिए गए हैं, ऑर्डर्स दिए गए हैं, उस पर भी इतलाक होगा, इतलाक हो जाएगा। अब इसमें जो बेनिफिशरी हैं, जो मैंने कहा कि वो नवाज शरीफ भी हो सकते हैं, जहांगीर तरीन भी हो सकते हैं, वो इमरान खान साहब भी हो सकते हैं, वो कासिम सूरी साहब भी हो सकते हैं। आपको याद होगा कि जो
डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का जो फैसला था उस पर नजरसानी इमरान खान साहब ने भी दायर की, जी। कासिम सूरी साहब ने भी दायर की, असद कैसर साहब ने भी दायर की। तो वो नजरसानी की दरखास्त जब वो टेकअप होगी उसमें भी जो उसका स्कोप हो जाएगा वो वाइडन हो जाएगा, उसमें लार्जर बेंच बनेगा। पहले भी 5 रुकनी बेंच था, अब उसमें उसको बड़ा बेंच बनाना पड़ेगा, 5 रुकनी बेंच से भी बड़ा बनाना पड़ेगा। और जो लिमिटेशन है जो हमारे कुछ साथी या दोस्त बात कर रहे हैं, वो 60 दिन की जो कदगन लगाई गई है कि 60 दिनों के अंदर आप रिव्यू कर सकते हैं, वो उन लोगों के लिए होगी जो अब जिनके खिलाफ आर्टिकल 184(3) के तहत फैसला आएगा। यानी आज अगर अदालत कोई सो मोटो के अख्तियार को इस्तेमाल करती है, इन्वोक करती है, कोई दरखास्त 184(3) की आती है, उसमें उनके लिए 60 दिन की मियाद रखी गई है। लेकिन इससे पहले जो फैसले दिए जा चुके हैं उसके ऊपर जो है वो 60 रोज की लिमिटेशन नहीं होगी। तो ये कानून जो है वो बहुत सारे लोगों को फायदा देगा, ये मौजूदा हुकूमत वालों को भी देगा और इस वक्त जो अपोजिशन में है उनको भी फायदा पहुंचाएगा। ठीक है। अच्छा नीलम, ये भी बताइएगा, ये जो अभी 2 दिन बाद जो बेसिक जो इस वक्त इख्तलाफ आप कह सकते हैं या जो तफरीक आप कह सकते हैं, जो एक ऑडियो लीक्स के हवाले से कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन ने गालिबन पीर को पहली समाअत भी की थी, फिर जुम्मे को शायद इसका फैसला आ गया था कि जनाब इसको रोक दिया जाए, और फिर हफ्ते को इसकी एक समाअत हुई, यानी 2 दिन पहले इसकी समाअत भी हुई थी और उसके बाद फिर पेश होने का कह दिया गया था, तमाम चीज़ें हुई थी। अब ये बताइएगा इसका मुस्तकबिल कमीशन का क्या हो सकता है? जैसे कि आपने कहा कि आज चीफ जस्टिस साहब को इस पर वजाहत देनी पड़ी। बिल्कुल सलमान, आपको एक जो आर्टिकल है 209 उसको वाजे करना बड़ा ज़रूरी है इस तमाम तर मामले में। जो पहली समाअत हुई थी उसमें तो हमने देखा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से जो फ़रीक़ैन थे उनको नोटिस ही हुए, वो सारी कार्रवाई जो थी अमल में लाई गई। लेकिन जो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस कमीशन से मुतालिक जो कार्रवाई अमल में लाई गई उसमें जो डायरेक्शंस दी गई थी उसके बाद जो समाअत हुई वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो कि आज से 2 रोज़ कबल हुई थी, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से बड़ी वाज़े अल्फाज में ये कहा गया था कि ये तमाम तर मामला टेकअप करने से पहले हमसे पूछ लेना चाहिए था, हमारे भी नोटिस में होना चाहिए था। साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि एक जो जज थे जो कि कोयटा से सुबह 9 बजे आज इस कमीशन की समाअत के लिए आए हैं, अगर हमें पहले बता दिया जाता तो हम ना आते। लेकिन इस तमाम तर कार्रवाई में एक चीज़ उन्होंने वाज़े अल्फाज में बताई, उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी बहैसियत मेंबर जुडिशल काउंसिल इस बात की वजाहत दी थी और मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये तमाम तर जो कार्रवाई थी किसी जज को मुजरिम या मुल्ज़िम साबित करने के लिए नहीं थी। इसमें हमने 209 के तहत जो कार्रवाई थी उसको आगे नहीं बढ़ाना था, हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो ऑडियो लीक्स हैं उनकी कानूनी हैसियत का जायज़ा लेना था। तो इस तमाम तर मामले पे पहले भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से क्लैरिफिकेशन दी गई, अभी भी दी गई, और इसमें जो अटॉर्नी जनरल थे उनको एक तरह से ये कहना चाहिए कि आड़े हाथों लिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। उनकी तरफ से ये कहा गया कि आप जब कमीशन में आते हैं तो आप हमारी बात करते हैं, जब आप अदालत में जाते हैं तो अदालत की बात करते हैं। आपको जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस तमाम तर कार्रवाई को रोका गया, इनकी जो कानूनी हैसियत थी उस पर सवाल उठाया गया, तो आपको अदालत को बताना चाहिए था, आपको आर्टिकल 209 का हवाला देना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था ये जो जजेस की। और ये भी तो शायद मकालमा हुआ था ना कि आपको बुलाया गया था, आपको नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था, और अगर नहीं दिया गया था तो आप कैसे गए थे, ये भी हुआ था मकालमा। बिल्कुल, इस तमाम तर मामले पर भी जो अहम रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिए गए, जबकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से जब इजलास की कार्रवाई शुरू हुई तो उनकी तरफ से भी अटॉर्नी जनरल की काफ़ी सरजनिश की गई। तो अटॉर्नी जनरल हमें ऐसे लगा कि जैसे जब अदालत में गए तो उनकी तरफ से थोड़ी सी खिंचाई होगी, जब यहाँ पर आए तो यहाँ से भी थोड़ी खिंचाई होती हुई नजर आई। लेकिन जो उनका पॉइंट था वो काफ़ी वैलिड था, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि भी इस जो कमीशन है उसकी सरबराही भी एक तरह से कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से वाज़े अल्फाज में ये बताया गया कि बहैसियत जुडिशल कमीशन मेंबर, जुडिशल काउंसिल मेंबर, मैं किसी जज के खिलाफ कार्रवाई उस आर्टिकल के तहत नहीं कर रहा था जिसमें मुझे किसी को सज़ा नहीं देनी थी, ना मुझे किसी को किसी भी तरह मुजरिम ठहराना था, सिर्फ़ और सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई थी, उसको आगे बढ़ने देना चाहिए था। और उन्होंने इस चीज़ का गिला भी किया कि अगर ये कार्रवाई रुक गई थी तो आप लोगों को हमें पहले इंतबाह कर देना चाहिए था, ताकि आज जो एक मामूल के मुताबिक कार्रवाई हुई है वो ना होती। और आइंदा के लिए भी उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको ये कहा कि आइंदा जब भी इस कार्रवाई के बाद जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई पर मुनहसर है, आइंदा की जो जुडिशल इंक्वायरी होगी उससे मुतालिक, तो उस पर उन्होंने कहा कि आइंदा भी हमें पहले बता दीजिएगा ताकि आज जो एक मिसकमिटमेंट हुई है, जो एक हसल बसल की कैफियत रही, वो ना हो और ना ही दीगर। लेट्स सी जनाब अब आगे चल के क्या होता है। नीलम हमारे साथ मौजूद थी और हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे, उनसे भी हम बात कर रहे थे, और इरफान वसी साथ मौजूद थे। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। लेकिन कुछ मईशत की बात कर लेते हैं। 90 की दिहाई में पाकिस्तानी रुपये को एशिया की मजबूत तरीन करेंसी समझा जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे डॉलर की कदर बढ़ने के साथ साथ रुपया इतना गिर गया कि अब रुपये को एशिया की सस्ती तरीन करेंसी समझा जाता है। एशिया में सस्ती और महंगी करेंसी
कौन सी है और पाकिस्तान का हर फर्द कितने रुपए का मकरूज है। एक रिपोर्ट इस पर देख लेते हैं, फिर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा गुफ्तगू का मजीद आगे बढ़ाएंगे। 90 की दिहाई में जनूबी एशिया की सबसे मजबूत करेंसी आज तारीखी बेकदरी का शिकार हो गई। 1998 में डॉलर की कदर 42 रुपए थी, जो आज 300 रुपए से तजावज कर गई। पाकिस्तानी रुपया जनूबी एशिया की बदतरीन करेंसी बन चुका है। दिवालिया हो जाने वाले श्रीलंका की IMF से डील के बाद श्रीलंकन 304 रुपए का $1 मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान में डॉलर 305 रुपए से तजावुज कर गया। हमसाया ममालिक भारत में $1 83 रुपए, जबकि बांग्लादेश में एक अमरीकी डॉलर 160 टका के एवज फरोख्त हो रहा है। अफगानिस्तान में $1 87 अफगानी, जबकि नेपाल में $1 132 नेपाली रुपए में फरोख्त हो रहा है। भूटान में एक अमरीकी डॉलर 82 भूटानी निगलट्रम का दस्तयाब है। लेकिन वतन अजीज में डॉलर की कीमत में रोज ब रोज इजाफा होता जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, डॉलर के रेट बढ़ने के साथ साथ पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा कर्ज में भी इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान को 81,000 रुपए से जायद का बैरूनी कर्जा वापस भी करने हैं। आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान का हर शहरी 2.25 लाख रुपए का मकरूज है। जनाब, आने वाला वक्त पाकिस्तानी मईशत के वाले से कैसा हो सकता है? बजट आने वाला है, बजट में पाकिस्तानी अवाम के लिए रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा? इसाक डार से आज पूछा गया कि जनाब पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का क्या खतरा। उन्होंने कहा आपने जो कहना है कह लेना, हम संभाल लेंगे। और बकौल उनके कि पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के खतरे से भी बाहर आ चुका है, मईशत अब बेहतर होने जा रही है। आने वाले वक्तों में कुछ अच्छी खबरें भी मिलने को मिलेंगी। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन तमाम सवालात के इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद साहब ये बताइएगा, पाकिस्तानी मईशत में आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल हो सकती है? पॉजिटिविटी देख रहे हैं आप कुछ? देखिए, पहले एक दो हक़ाइक़ को हम समझ लें। डार साहब की बात ये बिल्कुल सही है और आपको पता है मैं 3 महीने से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। तो ये हम नारे क्यों लगाना चाहते हैं हमारे सियासतदान, मुझे इस पर अफसोस होता है। इसलिए कि डिफ़ॉल्ट करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता फ़िलहाल, कम से कम 2023 में। आवाज़ बढ़ाइए। दूसरी बात ये थी कि ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की मईशत को संगीन तरीन ख़तरात और संगीन तरीन चैलेंजेस हैं। लेकिन आप अगर ये देखें कि गुज़िश्ता 10 महीने जो गुजरे हैं उसमें हुकूमत ने मईशत को संभाला देने के लिए हमारी जो इंपोर्ट्स में कमी हुई है वो है $18 अरब। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर 10 महीने में $18 अरब की इंपोर्ट्स कम कर दी गई तो उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी पे तो असर पड़ेगा। लेकिन ये था कि हमारे मजबूर हैं हमें आप श्रीलंका से मुकाबला गलत करते हैं। एक जौहरी ताकत पाकिस्तान, जिसके बहुत से दुश्मन हैं, भारत के अलावा भी हैं। हमारा जौहरी प्रोग्राम उनकी नज़रों में खटकता है, हमारा इस्लामी तशख़्ख़ुस खटकता है। तो वो चीज़ जहन में रखें। हमारा जोग्राफी जो महल वक़ू है, जो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है तिजारत के लिहाज से और देहात के सरमायाकारी के लिहाज से, दिफा के लिहाज से, वो दुनिया में खटकता है। तो हम अपना मुकाबला उन मुल्कों से ना करें। एक बड़ी क़ुव्वत है, मेरे ख्याल से अब ये 5वीं आबादी के लिहाज से बड़ी है, जो शायद चौथी बनने वाली है। अगर आपको मैंने अर्ज़ किया, जी बोलिए, कंटिन्यू करें। $18 अरब हमने इंपोर्ट्स कम कर दिए 10 महीने में, ताकि हमारे रिजर्व बहुत ज़्यादा ना गिरें। हमने $15 अरब का तिजारती खसारा कम कर दिया जुलाई से अप्रैल तक। कोई मामूली बात नहीं है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $10.4 अरब कम हुआ। पिछले 2 महीने से ये मुस्बित है। तो ये चीज़ें कोशिश की हैं। लेकिन अब आप ये देखें, कोalition गवर्नमेंट है जो इस्लाहात 1980 से आज तक नहीं कर सके, फौजी हुकूमत नहीं कर सकी। तो इस हालात में जबकि हमारे यहाँ हंगामाराई भी है, आइनी जो है ना झगड़े भी चल रहे हैं, सियासत भी हो रही है, हंगामा दहशतगर्दी की वारदातें भी हो रही हैं, तो हुकूमत से ये तवक्को करना कि वो इस्लाहात जो इलेक्शन ईयर में कर दें, वो मेरे ख्याल से गलत बात थी। लेकिन अगर हम ये देख लें कि अब खेल क्या है, डार साहब ने अभी ये कहा कि हमने IMF को कहा है कि जो हमारी बजट तजावीज़ हैं वो भी हम आपको दे देते हैं, अगर कुछ और चाहिए तो वो भी आपको हम दे देते हैं। लेकिन आप हमें, उन्होंने तवक्को जाहिर की कि हमें वो बजट से पहले पैसा दे देंगे, जो कि नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बजट IPR से किस्त नहीं मिलती तो क्या मुसीबत आ जाएगी। मैं आज आपको बता रहा हूँ, IMF से किस्त मिले या नहीं मिले, 9 जून को अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान अपना वफाकी बजट कौम के सामने पेश कर देगी। सर ये तो बात हो गई आपकी, 9 जून को वफाकी बजट पेश कर दिया जाएगा। चलें, ये बात अभी IMF से हमें $1 अरब, ज़्यादा नहीं, $1 अरब के लिए हमने तमाम उनकी शराइत मानने को तैयार हो गए। फिर आखिर में ये कहा गया कि जनाब आप इस प्रोग्राम से निकल जाएंगे, फिर एक नए प्रोग्राम में दाखिल होंगे। सर मुझे बताइएगा, ये माजी में जो हुकूमतों ने अपना मुआहदा तोड़ा था और उसके बाद पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, नए मुआहदे में जाने में पाकिस्तान को मुश्किलात नहीं होंगी? देखिए, बेसिक बात ये थी, 2-3 चीज़ें हैं।
वो ठीक है कि 28 फरवरी को जो मुआहदा तोड़ा था पिछली हुकूमत ने, उसके बाद से एक हफ्ते में $5.5 अरब के रिजर्व गिरे। अगर आप IMF की रिपोर्टें पढ़ें, मेरी बातें ना माने, तो भी वो ये कहते हैं कि उस तबाही की बर्बादी जो है 2023 और 2024 में रहेगी। तो ये बात तो बिल्कुल है, वो तो सामने है। लेकिन हम जो बजट पेश करेंगे, हम उसमें अगले माली साल में जो हमें IMF से किस्त मिलनी है उसके तखमीने हम उसके अंदर शामिल करेंगे। असल में गलतफहमी दूर होनी चाहिए। IMF जो हमें कर्जा देता है, हमें कोई एहसान नहीं करता, वो कानूनन हमारा हक है, वो उनको देने पे मजबूर हैं, लेकिन वो उनके मुतालबात हो सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि हम आपको नहीं देते, मुतालबात कर सकते हैं। तो जब हमने सारे तकरीबन मुतालबात मान लिए और अब जो अमेरिका ने ये कह दिया कि जनाब वो तो आप पहले माशी इस्लाहात करें, हालांकि डार साहब ने काम ये किया कि अमेरिकी सफ़ीर ने उनसे मुलाकात की, उन्होंने उनको भी एक्सप्लेन किया कि हमारी क्या मुश्किलात हैं, हम क्या कोशिश कर रहे हैं। एक जौहरी क़ुव्वत है, अमेरिका भी अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त कि पाकिस्तान एक हद से ज़्यादा मुश्किलात में। वी आर होपिंग इंशाल्लाह पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आएगी। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आने मईशत भी बेहतर होगी और आने वाले वक्तों में रुपया भी तगड़ा होगा, डॉलर की जो कीमत है उसमें कमी देखने को मिलेगी। अब पाकिस्तान की मईशत अब वापस अपने ट्रैक की तरफ आती जा रही है एंड होप सो पाकिस्तान में जो गुर्बत के मसाइल हैं, जो गरीब के मसाइल हैं, वो भी आने वाले वक्तों में बेहतरी की तरफ जाएंगे। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।